हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई थिंक सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया था, तो जिसकी वीडियो जाकर आप फटाफट देख लीजिए। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 6 को उठाते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, अब बिंदु कौन कौन सा है। अब बिंदु हमारे पास दिया 4, -3 और 8, 5। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो आंतरिक रूप से, यानी कि इस पॉइंट पे एक्स वाई कोई बिंदु है, उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु को 3:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो बात समझेंगे। सर्वप्रथम हम इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, और इसको मानते हैं x2 और ये y2, और ये हमारा रेशियो होता है m और n। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक का हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, याद कीजिए आप, कि mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस का n। याद कीजिए, हमने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो हमने x1 y1 x2 y2 और mn सारा कुछ लिख रखा है। तो m हमारा कितना है, 3, x2 हमारा कितना है, 8, n हमारा कितना है, 1, और x1 कितना हमारा 4, ठीक है। x1 हमारा है 4 बटे 3 प्लस 1 m प्लस n, ठीक है, m प्लस n यानी कि 3 प्लस का 1। इसके बाद m y2, m यानी कि 3, y2 यानी कि 5, n यानी कि 1, n y1 यानी कि माइनस का 3 बटे m प्लस n 3 प्लस का 1। हल करेंगे, 8 × 24 प्लस का 4 बटे 4, 5 × 15 -3 बटे 4। एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 बटे 4, और ये 15 में से 3 गया, 12 बटे 4, 4 सत्ते 28 और 4 × 3 12, ठीक है। यानी कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या निकला हमारा, x, y। इसको हम क्या कह देते हैं, x, y, यानी कि ये बिंदु, यानी कि x, y के जो निर्देशांक हमारे कितने निकले, 7 और 3। तो इस प्रकार से यदि आपको दो बिंदु दिए गए हो इस प्रकार से, और एक अनुपात दिया हो, फिर आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक पूछता है, तो हम इस प्रकार से इसको हल करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 7 को देखें। तो बोल रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इस प्रकार से हम A और B बिंदु जिसके निर्देशांक -6 और 10, ठीक है, और B के 3, 8। तो बोल रहा है कि बिंदु -4, 6 A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये -4, 6 m अनुपात n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि m ये वाला भाग होगा और n ये वाला भाग होगा, ठीक है। तो हम इसको हल करने के लिए हम ये वाला तो x1 है और ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, और ये विभाजित कर रहा है तो x, y, ठीक है, बात क्लियर।
तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं माना -4,6 बिंदु ए और बी को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। हमने यहां पे मान लिया कि जो -4,6 बिंदु है ए और बी को mn अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तब अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y बराबर, ये सूत्र क्या था, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, जो कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का क्या होता है, सूत्र होता है। तो एक्स वाई हमारा कौन सा बिंदु है, -4,6, ठीक है ना। m x2 हमारा कितना 3 एंड x1 हमारा कितना -6 बटे m प्लस का n। इसके बाद m y2 हमारा कितना 8 प्लस का n, y1 हमारा कितना 10, ठीक है, बटे m प्लस का n। तो -4,6 इज इक्वल टू 3m, माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो -6n बटे m प्लस n, 8m प्लस का 10n बटे m प्लस n। अब देखिए हमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए, हमें m और n का रेशियो चाहिए कि mn का रेशियो क्या है। तो ये भी x का मान है, देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये भी x का मान है, क्योंकि जो पहला बिंदु होता है वो x ही होता है, तो ये भी x और ये भी x। तो -4 बराबर कितना हो जाएगा, 3m माइनस का 6n बटे m प्लस का n। बटे में एक लेके हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची गुणा, तो माइनस का 4m प्लस का n इज इक्वल टू 1 का गुणा होगा तो 3m माइनस का 6n, -4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4m, माइनस का 4n, 3m माइनस का 6n, माइनस का 4m माइनस का 3m, ठीक है, और माइनस का 4n, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 0, ठीक है। m और m वाले भाग आपस में दोनों क्या माइनस के, तो जुड़ के माइनस का 7m, और ये प्लस माइनस के घट जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2n इक्वल 0, माइनस का 7m इक्वल माइनस का 2n। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7m इक्वल 2n। तो ध्यान देंगे जो m लिखा हुआ है जिस तरह पक्षांतर भाग में आ जाएगा, और ये 2 लिखा हुआ है ये पक्षांतर में भाग में आ जाएगा, यानी कि m रेशियो n बराबर हो जाएगा 2:7। क्लियर बात। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये हमारा बिंदु ए है, ठीक है, जो कि कितना है 2,-2, और ये बिंदु क्या हमारा बी, यानी कि -7 और 4। प्रश्न में जैसा कि स्पष्ट बोल रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
यानी 3 बराबर करने वाले बिंदुओं के क्या करना है, निर्देशांक। तो एक ये निर्देशांक हो सकता है जिसको हम सी नाम दे सकते हैं, एक ये हो सकता है डी। दो बिंदु ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग हो गए। 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं, ए सी, सी डी और डी बी। प्रश्न में जैसा कि बोला कि ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि बिंदुओं यानी एक नहीं 2 बिंदु, समत्रिभाजित करने के लिए 2 बिंदु होंगे। अगर चतुर्भाजी 4 भागों में बांटने के लिए यदि बोलेगा तो 3 बिंदु होंगे। कैसे देख सकते हैं आप कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी डी और ई। तभी तो देखिए 1 2 3 4, लेकिन आपके मोस्टली 3 ही बिंदु पूछे जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके उदाहरण में पूरे एक्सरसाइज का सार दिया हुआ है। यदि हम 7.2 के पहले के सारे उदाहरणों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रश्नावली 7.2 का कंप्लीट सार दिया हुआ है इस पे। तो बिंदु, फर्स्ट कंडीशन बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए तो हम क्या करते हैं, बिंदु सी के लिए रेशियो कुछ अलग से बन जाएगा। कैसा कि ये 1 भाग हो गया और ये 1 2, ये 2 भाग हो गए, इसलिए एम रेशियो एन जो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। देख सकते हैं बिंदु सी के लिए यदि देखें तो 1 भाग हो गया तो 1 अनुपात 1 और 2 2 अनुपात, एम एन अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 और ये x2 और ये y2। तो लिखते हैं बिंदु सी के लिए m अनुपात n बराबर 1:2 हो जाएगा। तब बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के जो निर्देशांक होंगे x, y बराबर सूत्र लगेगा mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस का n। तो x, y बराबर, तो n की जगह तो 1 आ जाएगा यहां पर, और x2 की जगह पे कितना है, -7, n कितना हमारा 2 और x1 हमारा कितना है, ये भी 2 बटे 1 प्लस 2 m प्लस n बोला ना, m/2, m कितना 1 और y2 कितना 4, n कितना हमारा, n हमारा 2, m की जगह पे 1 और n की जगह पे 2, और y1 कितना है, ये -2 और m प्लस n 1 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस का 4 बटे 3, ये 4 -4 बटे 3, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गया -3 बटे 3, 4 में से 4 गया 0 बटे 3। ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, -1 और 0। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि समत्रिभाजित यदि बिंदु कर रहे हैं तो आप ये कंफर्म समझ गए कि यहां पर कितने बिंदु आएंगे समत्रिभाजित करने के लिए, सी और डी 2 बिंदु आएंगे। तो पहला बिंदु सी, तो बोल सकते हैं अतः पहला बिंदु सी बराबर -1,0, ये निकला पहला बिंदु। हमेशा याद रखा करिए, एग्जाम में बखूबी बॉक्स के अंदर आंसर लिखा करिए ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आपकी समस्या ना खड़ी हो। अब दूसरी कंडीशन क्या करते हैं, बिंदु डी के
लिए। अब बिंदु डी के लिए गौर करना है कि जो m अनुपात n जो होगा, अब डी के लिए यदि गौर करें तो 1 भाग और 2 भाग, पहले आ चुके ना 2 भाग और बाद में सिर्फ बचा 1 भाग, इसलिए 2:1 हो जाएगा mn का रेशियो। ठीक है, तब बिंदु D बराबर mx2 प्लस का n x1 बटे m प्लस का n m y2 प्लस का n y1 बटे m प्लस का n। अब m हमारा कितना हो गया 2 और x2 कितना हो गया माइनस का 7, n कितना हमारा 1 और x1 कितना हमारा 2 और ये 2 प्लस का 1, m कितना हमारा देख सकते हैं आप 2 और y2 कितना है 4, n कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 2 बटे 2 प्लस का 1, 7 दूनी 14 प्लस का 2 बटे 3, 8 माइनस का 2 बटे 3, 14 में से 2 गया माइनस का 12 बटे 3, 8 में से 2 गया 6 बटे 3, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। अतः बिंदु डी कितना हो जाएगा -4,2। तो ये 2 बिंदु होंगे जो हमारे रेखाखंड ए बी यानी कि ए बी बिंदुओं को सम त्रिभाजित करेगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु -1,0 एवं -4,2 बिंदुओं ए और बी को समत्रिभाजित करेंगे। ए और बी को समत्रिभाजित करेंगे, यानी कि एक बिंदु ये यानी कि -1,0 और -4,2। जैसा कि आपने चित्र में ये स्पष्ट कर दिया ना कि ए और बी को समत्रिभाजित 2 बिंदु करेंगे, यानी कि पहला बिंदु सी और बिंदु डी यानी कि दूसरा बिंदु डी बराबर -4 और 2। यही 2 बिंदु होंगे जो हमारे ए और बी बिंदुओं को समत्रिभाजित करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 9 को देखेंगे जो भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए यार, अगर इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट खींचेंगे x अक्ष प्लस का, ये माइनस का x अक्ष प्लस का y अक्ष और माइनस का y अक्ष। अब कोई भी बिंदु हो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि y अक्ष पे कोई बिंदु लेते हैं ना इस टाइप से, तो आप गौर करिए y अक्ष है ना, तो x का मान तो 0 होगा ना यहाँ पर, और सिर्फ y होगा। इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें, ये y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे स्थित हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो y अक्ष पे जो बिंदु होगा वहां पर x का मान क्या होगा 0, y का मान कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु होता है तो y अक्ष पे अगर कोई y अक्ष पे कोई बिंदु है, क्योंकि y अक्ष बोला ना, तो कोई बिंदु अगर y अक्ष पे तो x अक्ष पे तो गया ही नहीं, x अक्ष पे नहीं गया था यानी कि 0। और अब बिंदु जो होते हैं पहले x का मान आता है फिर y का मान आता है, तो x का मान 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, y है। ठीक है, तो बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब बिंदु
5 और -6 और -4 कॉमा -1 और 4। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए कि 5 -6 -1 कॉमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, और y अक्ष पे बिंदु कौन सा माना 0, y। तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, यानी कि 0, हमें y भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बात को समझे तो सर्वप्रथम इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, और ये x2, ये y2, और ये हमारा x का मान और ये y का मान। ठीक है, अब ये अंतः विभाजित कर रहा ना y अक्ष, तब अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु क्या होता है, सूत्र x, y बराबर mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस का n m y2 प्लस का n y1 बटे m प्लस का n। हमें ये भी तो रेशियो फाइंड करना है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम इस वाले भाग को मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। तो रेशियो क्या कितना हो गया m n। ठीक है, m n रेशियो फाइंड करना, और 0, y ये जो बिंदु y अक्ष पर स्थित है हमें वो भी ज्ञात करना। तो हल करते हैं। अब जो बिंदु है x y, ये यही बिंदु तो है, तो लिख देंगे 0, y बराबर m x2 यानी कि -1 n y x1 कितना 5 बटे m प्लस का n m y2 यानी कि -4 प्लस m y1 यानी कि -6 बटे m प्लस का n। अब 0, y माइनस का m प्लस का 5n बटे m प्लस का n, माइनस का 4m माइनस का 6n बटे m प्लस का n। यही तो बिंदु है हमारे, यही तो हमारे बिंदु है 0, y, इसे भी हमें प्राप्त करना है। और साथ ही साथ सबसे पहले mn का रेशियो तो फाइंड कर लें हम। तो क्या करेंगे, ये भी x है और ये भी x है, x और x के स्टेप क्या हो जाएंगे बराबर, तो लिखेंगे 0 बराबर माइनस का m प्लस का 5n बटे m प्लस का n। ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू m प्लस का n इक्वल टू 1 का गुणा होगा तो माइनस का m प्लस का 5n, ये 0 m इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का इक्वल टू 5n। तो m बराबर कितना लिखेंगे 5n, n बटे में आ जाएगा गुणे में ना, पक्षांतर में भाग में आ जाएगा, बचेगा 5, बटे में 1 लिख सकते हैं। तो m रेशियो n बराबर हमारा 5:1 बचेगा। जो रेशियो हमें फाइंड करना था वो कितना निकला 5:1। अब हमें y अक्ष पर स्थित बिंदु भी ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, तब y अक्ष का बिंदु बराबर 0, y। अब भाई 0 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, y बराबर ये रहा, तब y बराबर माइनस का 4m माइनस का 6n बटे m प्लस का n। तो गौर करना, माइनस का 4, अब m की जगह पे कितना आ गया 5 और n की जगह पे कितना आ गया 1 बटे 5 प्लस का 1। तो 4 पंचे 20 माइनस का 6 बटे 6 कितना हो जाएगा, इसको तो मिटा दे, इसकी आवश्यकता नहीं। माइनस का 26 बटे 6, 2 से काटेंगे, माइनस का 13 बटे 3। ठीक है, तो y, तब y अक्ष का बिंदु बराबर कितना हो गया 0, y, और y बराबर कितना निकला -13 बटे 3। ठीक है, तो दोनों चीजें ज्ञात करनी थी और दोनों चीजें हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। तो y अक्ष पे जो बिंदु होगा कितना होगा 0, -13 बटे 3।
ठीक है, यही चीज हमें ज्ञात करनी थी। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 10 को देखें तो ये आपका बोर्ड प्रतिदर्श की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आ भी सकता है आपका परीक्षाओं में, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बोल रहा है कि यदि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यार, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर, और साथ ही साथ क्या हो? समांतर। अब ये इसी क्रम पे ए, बी, सी और डी के बिंदु लिए जाए तो ए के कितने 6,1, बी के कितने 8,2 और सी के कितने हैं 9,4 और डी के कितने हैं P,3। ए बी सी डी इसी क्रम पे ले लिए थे और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसको हम यदि मिला देते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, ये विकर्ण मिला दिए और ये ओ बिंदु पे क्या किया? प्रतिच्छेद किया। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आपने 9th में अगर पढ़ा हो, और यदि नहीं पढ़ा तो हम आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होते हैं कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर। साथ ही साथ ये जो कोण होते हैं प्रत्येक 90 डिग्री पर नहीं होते, लेकिन इनके जो विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लिखने का मतलब है अर्थात ओ ए बराबर ओ सी एवं ओ बी बराबर ओ डी। इनके विकर्ण जो होते हैं परस्पर आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो परस्पर दो भागों में बढ़ते हैं, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी वाली कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो सेंटर पॉइंट ए है ए सी का और सेंटर पॉइंट है बी डी का, आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः ए सी का मध्य बिंदु बराबर बीडी का मध्य बिंदु। ठीक है, अब बात करें मध्य बिंदु की तो क्या बोल सकते हैं? AC के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, किसके लिए? AC के लिए। और BD के लिए बात की जाए तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु रेड कलर से हमने लिखा, तो रेड कलर से लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस का y2 बटे 2 और BD का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस का y2 बटे 2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो x1 6 प्लस का 9 बटे 2, y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस का 4, 1 प्लस 4, रेड है तो रेड वाले में एक और कीजिएगा। अब ग्रीन पे जाते हैं तो इक्वल टू x1 और x2 8 प्लस p, 8 प्लस का p बटे 2 और y1 और y2 यानी 2 प्लस का 3, 2 प्लस का 3 बटे 2। गौर करेंगे 15 बटे 2 5 बटे 2, ये 8 प्लस का p बटे 2 और ये 5 बटे 2। देखिए दोनों बराबर है, देखिए y वाले मान बराबर, ये 15 बटे 2 और ये 8 प्लस p बटे 2, यानी कि 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 15 के बराबर हो जाए। तो 8 में अगर 7 जोड़ें तो 15 के बराबर। और वैसे नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, ये भी x और ये भी x बराबर कर देंगे, यानी कि 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटे 2। देखिए बटे से बटे क्या कट जाएगा, तो 15 बराबर 8 प्लस p, तो 15 बराबर -8 बराबर p।
तो 7 बराबर P, या फिर लिखेंगे P बराबर 7। तो ये हमारा क्या निकला है, P का मान, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 8 देखें। तो कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है और हमें बिंदु P के क्या करने, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, A और B क्रमशः A और B क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करना। आगे देखते हैं, AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो AB पर स्थित है P, स्पष्ट किया गया कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि AB हमने खींचा और P बिंदु रेखाखंड AB पर स्थित कर दिया। चूंकि दिया हुआ है, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है ना, 7 को यहां पर ले जाएंगे गुणे में और 3 को ले आएंगे भाग में, और AB जो कहते हैं ये गुणे में लिखा, पक्षांतर में भाग में आ जाएगा, तो 7/3। ध्यान देंगे जो AB है वो आपका AP और PB के योग के बराबर हो जाएगा। तो AP प्लस का PB बटे AP। क्यों, यदि हमें बिंदु P के अगर निर्देशांक XY फाइंड करना है तो हमें AP और PB का रेशियो यानी कि अनुपात पता होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, 7/3 AP बटे AP प्लस PB बटे AP। तो 7/3, 1 से 1 कैंसिल तो 1 बचेगा, PB बटे AP। तो 7/3 एक इस तरफ आएगा तो माइनस का PB बटे AP बटे में 1 लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, लासा 3 आ जाएगा। 3 से 3 एक बार तो ऊपर 7 बचेगा, 1 से 7, 1 से 3 3 बार तो 3 बराबर PB बटे AP। तो 7 में से 3 गया तो 4/3 PB बटे AP, या फिर लिखेंगे PB बटे AP बराबर 4/3। क्योंकि यार हमें PB बटे AP नहीं चाहिए, हमें AP और PB का रेशियो चाहिए, तो उल्टा कर लेते हैं। तो AP बटे PB, AB ऊपर PB नीचे, तो ये भी पलट जाएगा, तो 3/4। तो बोल सकते हैं AP रेशियो PB बराबर 3:4, जिसको हम बोल देंगे M रेशियो N। ठीक है, तो यहां लिखेंगे तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y से प्रदर्शित करेंगे और mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस का n m y2 प्लस का n y1 बटे m प्लस का n, इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा x1 और ये y1, ये x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हम मान लेते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक xy बराबर हमारा कितना हो जाएगा, m जो कि हमारा 3 है और x2 जो कि हमारा 2 है प्लस n जो कि 4 है, x1 जो कि माइनस का 2 है बटे 3 प्लस का 4, m जो कि हमारा 3 है और y2 जो कि हमारा माइनस का 4 है प्लस
n जो कि 4 है और y1 जो कि हमारा माइनस का 2 है बटे 3 प्लस का 4। ठीक है, तो 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 7, 4 3 12 माइनस 4 दूनी 8 बटे 7। ठीक है ना, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे 7 और 12 और 8 कितना हो जाएगा, जुड़ के 20 बटे 7। तो बोल सकते हैं अतः बिंदु P बराबर माइनस का 2 बटे 7 माइनस का 20 बटे 7। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट 2 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इस 7वें चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो 12वां नंबर कह रहा है उदाहरण नंबर का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 1 -1, -4 और 6, -3 और -5 है। ठीक है, तो इनको क्रमशः x1, y1, x2, y2, x3 और y3 दे देते हैं नाम। क्योंकि हल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस का y1 और x3 y1 माइनस का y2। तो एक हमने सूत्र आपको लिखवाया था 23 2 3 31 3 1 12 1 2। इस प्रकार का फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो 1/2 x1 जो कि हमारा 1, y2 यानी कि 6 और y3 माइनस का 5 है ना, और माइनस यहां पर भी है तो y3 माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। x2 हमारा कितना है, माइनस का 4, y3 माइनस का 5 है और y1 हमारे कितना, माइनस का 1। y1 दिख रहा है ना आपको, माइनस का 1, माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस। x3 हमारा कितना है, माइनस का 3 और y1 हमारा कितना है, माइनस का 1 है ना, और y2 कितना हमारा 6। ठीक है, 1/2 1 6 5 11 माइनस का 4, 5 में से 1 गया तो 4, वो भी बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह, -3 माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह आपस में, 6 और 1 7, वो भी माइनस के साथ। 1/2 ये कितना हो जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस 11 4 चुको 16। ठीक है, 11 माइनस माइनस प्लस 4 चुको 16, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है ना, 1/2 1 6 7 और 1 8। ठीक है, 4 2 और 3 और 1 4 48, 2 से भाग देंगे तो 24 वर्ग इकाई। तो वर्ग में होता ना हमेशा जो क्षेत्रफल होता है, तो 24 वर्ग इकाई इसलिए लिखा हमने। ठीक है, तो 14वें नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, b और c संरेखी हो। तो इसको x1 और इसको y1, x2 y2 और x3 y3 हमने आपको लिखवाया था। यदि 3 बिंदु दिए हैं, अगर वो संरेखीय हैं तो उनसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, यदि a b c संरेखीय है तब इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे तो इनके द्वारा जो क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज का वो क्या हो जाएगा 0। यानी कि 1/2 x1 कितना 2, इसी सूत्र में रखे दे रहा है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ y2 यानी कि k, ठीक है ना। y2 कितना k माइनस y3, और y3 कितना माइनस का, और माइनस का आएगा जैसे कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस का y3, तो ये भी माइनस, और माइनस का चिन्ह प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x2 रखेंगे, x2 हमारा कितना 4, y3 माइनस y1, y3 कितना माइनस का 3, और y1 कितना 3, x3 हमारा 6 है, y1 कितना 3, y1 माइनस y2, y2 कितना है k, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। यदि तीन बिंदु संरेखीय होते हैं हमेशा याद रखिए उससे कोई त्रिभुज नहीं बनता, और जब कोई त्रिभुज नहीं बनता तो संरेखीय बिंदु के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो 1/2 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू, अब यहां पर 2 से क्या करते हैं गुणा, तो 2k और द्वितीय 6 प्लस का 4, माइनस माइनस उड़ के कितना होगा माइनस का 6, और प्लस का अंदर गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 माइनस का 6k, ठीक है। तो 0 बराबर 2k प्लस का 6 माइनस 6 चौको 24 प्लस का 18 माइनस का 6k। तो देख सकते हैं k वाले पार्ट को आपस में माइनस और प्लस घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4k, वो भी बड़ी संख्या का अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह, 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 6 24 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 24 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4k इस तरफ आएगा तो प्लस का, ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 0/4, तो k इक्वल कितना निकलेगा 0। तो इस प्रकार से कभी भी तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो इसके द्वारा जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हल करके हमने क्या कर दिया k का मान निकाला जो कि 0 निकला। अब जरूरी नहीं है कि k का मान हमेशा ही 0 आए, कुछ भी आ सकता है k का मान, ठीक है। तो चलो, तो इसी के साथ में आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो यदि शेयर होती है तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी मजा आता है। तो इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और कल तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर।